साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हवाले से यही स्टिग्मा है कि यार तुम पागल हो गए हो, पागलों के डॉक्टर के पास गए तो वो कहाँ पे ठीक होगा। वो आने से डरते हैं कि कहीं किसी को ये पता न लग जाए कि हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से वहां पर जा रहे हैं। वो बच्चा, उसको चेन्स लगाई हुई थी और उन्होंने वो चेन जो है बाकायदा आकर बैठे हैं और सोफे के नीचे डाली है, और वो बच्चा एक लम्हे को, आप कह सकते हैं एक लम्हे को भी नहीं। आप एक चीज से करते हैं वो दूसरी चीज से तीसरी चीज, मतलब मेरी नजरें जो है उसकी तरफ देखते हुए थक गई थी कि वो यूं मैं से घुमा रही थी अपना, और वो बच्चा कंटिन्यूसली कर, वो था हाइपर एक्टिव। तो जब वो सिचुएशन में होगा ऑटोमेटिकली जैसे करने लगेगा उसके मुंह से निकलेगा आई कैन रिलैक्स, आई कैन डू इट, आई कैन सिट प्रॉपर्ली। वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अफर्म कर रहा होगा और वो वहां पे बैठना शुरू कर देगा। हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी डील कर रही होती है। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स जो हैं वो डील किए विद वेट लॉस के लिए। NLP इज वेरी गुड वन, एंड यहाँ पर फ्लू फीवर हो गया है और अभी कोई चीज हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। एट द टाइम आई अप्लाइड NLP और वो सिम्टम्स जो है रिड्यूस्ड हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फातिमा नईम। आज की पॉडकास्ट हमारी स्पेशली ADHD और NLP के लिए है, एंड आपको गाइडलाइन देने के लिए उसके लिए हमारे पास हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रैक्टिस के साथ साथ जो है नवल यूनिवर्सिटी में भी HOD की खिदमत पेश करेंगे, एंड उनसे हम जानेंगे ADHD और NLP के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? थैंक यू मैम सबसे पहले मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन ADHD के बारे में, जिसके लिए हमारी आज की पॉडकास्ट जो है हम लोगों ने ये की है, इसका मकसद जैसे कि ये था, तो काइंडली आप ADHD के ऊपर क्या कहना चाहेंगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड या जितना आप काम कर चुकी हैं उसके लिए। बेसिकली ADHD जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है और ये दो डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। अटेंशन डेफिसिट, ये किसी बच्चे में ये पाया जा सकता है कि जस्ट अटेंशन डेफिसिट हो, और कोई एक बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है लेकिन उसमें अटेंशन डेफिसिट ही ना पाई जाए, और कोई एक बच्चा जिसमें ये दोनों चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो हमारे पास जो, अगर आप DSM-5 के भी मुताबिक देखें तो उसमें सिम्टम्स जो हैं उसमें यही है, अटेंशन डेफिसिट है या हाइपर एक्टिविटी है, ये बोथ कुड बी सेम एट दैट मोमेंट। और मैंने ज़्यादा तो नहीं, मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे आपने मुझे अभी बताया कि मैं लीड कर रही हूँ वहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मुल्तान में, वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे आते हैं और उनमें हम लोगों ने ये देखना होता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम ही उन्हीं के साथ नहीं डील करेंगे तो फिर कौन करेगा। कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके अंदर सिटिंग पोजीशन सही नहीं है, मतलब वो बात बात पे हाथ खड़ा कर देगा, उस रेस्टलेस होगा, खड़े होने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, उसके अंदर कंडीशन जो है थोड़ी माइल्ड किस्म की आ रही है, वो बेसिकली हाइपर एक्टिविटी है। अटेंशन डेफिसिट भी बच्चों के अंदर आती है, मतलब वो एक जगह पे बैठे हुए हैं और उसी तरह से माइल्ड किस्म की अगर आप देखें तो हमें वहीं पर उनका पता लग जाता है, हम उनको फोकस करवाते हैं कि वो हमारी क्लास की तरफ हो, अचानक टीचर की बात सुन रहे हैं उधर क्लास वालों की तरफ चले गए, मोबाइल की तरफ चले गए, रेस्टलेस की किसी कंडीशन है, और सिर्फ ये है कि फोकस नहीं हो रहा, फोकस एक चीज पे नहीं हो रहा, ना तो मोबाइल पे फोकस प्रॉपर्ली हो रहा है, हालांकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि घंटों आपकी खा जाती है, लेकिन वो बच्चा उसके पे भी फोकस नहीं है, वो साथ बैठे हुए बच्चे के पास भी फोकस नहीं है, वो टीचर पे भी फोकस नहीं है, वो बुक्स पे भी फोकस नहीं है, लिखने पे भी वो फोकस नहीं है, उसकी अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। तो अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी में जो सिंपल एक लेमैन के लिए जो चीज़ है कि उनकी अटेंशन फोकस नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर, उनकी फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ रही है ना, उनकी लाइफ पे वो इफेक्ट जा रहा है। तो वहाँ पर हम अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसिकली देखते हैं कि अगर बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो हम उनको डील करते हैं, और साथ जो पीयर ग्रुप है, जो उनकी क्लास फेलोज हैं, उनके साथ मिलकर उनको हम डायग्नोस नहीं करते, ना ही वो करते हैं, लेकिन बच्चों से कहते हैं दे हैव टू बी लाइक सपोर्टिव, और वो उनकी हेल्प आउट करें। तो इस तरह से उनकी चीज़ें चलती हैं, और सिर्फ लेमैन के लिए एक सिंपल सी बात है कि अटेंशन डेफिसिट क्या है कि एक चीज़ पर तवज्जो फोकस नहीं होती और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और हाइपर एक्टिविटी में सिटिंग पोस्चर नहीं होता, एक जगह पे पर्सन सही तरीके से बैठ नहीं सकता। तो मेरे पास जो है एक पर्सन जो सबसे पहले मैंने देखा था, वो एक बच्चा देखा था और वो सवेयर कंडीशन का था।
वहाँ मैं जहाँ इंटर्नशिप करी थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, एंड एट द टाइम आई सॉ कि वो बच्चा, उसको चेन्स लगाई नहीं थी, और उसको जो उसके पेरेंट्स लेकर आए थे, दे आर बिलोंग टू फ्रॉम विलेज, और उन्होंने वो चेन जो है बाकायदा आकर बैठी है और सोफे के नीचे डाली है, और उनको डॉक्टर के साहब के पास भी नहीं जाने दिया। और वो बच्चा एक लम्हे को, आप कह सकते हैं एक लम्हे को भी नहीं रुक रहा था। वो कभी एक जगह जा रहा था, कभी दूसरी जगह जा रहा था। मैं ये देख रही थी कि वो थक भी नहीं रहा। उसके अंदर हम लोग इधर बार बार घूमे, इधर से उधर जाएं, हम लोगों का सांस जो है वो फूल जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिफिकल्टी होती है, फिटीग हो जाती है। उनको नहीं होती, वो टायरलेस होते हैं, मतलब उनको फिटीग की फील नहीं हो रही, और वो आराम से यूं इधर जा रहे। आप एक चीज़ से करते हैं, वो दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, मतलब मेरी नजरें जो हैं उसकी तरफ देखते हुए थक गई थी कि वो यूं 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 मैं से घुमा रही थी अपना, और वो बच्चा कंटिन्यूसली कर, वो था हाइपर एक्टिव। तो अब ऑब्वियसली उसकी वजह से उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। जिसको चेन से बांधा हुआ है, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी आप को खुद से कंट्रोल कर सके। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी हमारे पास चिल्ड्रन मौजूद हैं जिनके अंदर हाइपर एक्टिविटी की ये कंडीशन है। फिर हमें उसमें ये चेक करना पड़ता है कि इस हाइपर एक्टिविटी के साथ क्या वाकई अटेंशन डेफिसिट भी उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। मैम दोनों सिम्टम्स साथ भी होते हैं, और किसी में हाइपर एक्टिविटी और किसी में सिर्फ अटेंशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों चीजें हमेशा साथ होना भी जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके मैम, एनएलपी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एनएलपी बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। हम जो बोलते हैं वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, और उसकी ब्रेन एंड बोलने का जो एक मैकेनिज्म है, प्रोग्रामिंग है, वो इफेक्ट होती है फॉर थ्रू आउट फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर जेस्चर्स, दीज आर योर बिहेवियर्स। तो हम इसके थ्रू वर्कआउट करते हैं। ADHD के लिए भी NLP काम कर सकती है, और वहाँ पर हम उसको काम डाउन करते हुए उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ज़्यादातर उन लोगों के साथ होती है जो कि नॉर्मल है, जो हम जैसे हैं। देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम फेस कर रहे होते हैं, और हमने उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल फोबिया, इट्स नॉर्मल। किसी को लिजर्ड फोबिया है, किसी को हाइट फोबिया, हाइड्रोफोबिया, एनीथिंग। तो NLP इट इज रियली मोस्ट व्हाट आई से वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अदर थेरेपीज। इसी तरह से इसमें हम ADHD के लिए हम एंकरिंग कर देते हैं। जब वो रिलैक्सेशन पोस्चर में होते हैं उस टाइम उनके साथ एंकरिंग यानी कंडीशनिंग कर देते हैं, तो वो हेल्प आउट करते हैं उनको उस टाइम जब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में हो रहे होते हैं, तो वो ADHD वालों के लिए हेल्प आउट हो सकते हैं। फिर उनके लिए हम हैप्पीनेस फीचर्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हम NLP के थ्रू जो है उनका क्रिएट करते हैं, और उसकी एंकरिंग उसके साथ कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी ADHD के सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम NLP जो यूटिलाइज करते हैं वो हम नॉर्मल लोगों के लिए करते हैं। इवन देन NLP आप ये देखें, हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी डील कर रही होती है। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स जो हैं वो डील किए। इवन देन वेट लॉस के लिए NLP इज़ वेरी गुड वन, एंड यहाँ पर फ्लू फीवर हो गया है और अभी कोई चीज़ हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, एट द टाइम आई अप्लाइड NLP और वो सिम्टम्स जो है रिड्यूस्ड हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह इमोशनल वेलबींग की है, कुछ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग ना अपने हमारी, क्योंकि होल बॉडी जो है, ये मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ अपने साइकोलॉजी की, कि हमारी जो होल बॉडी है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो अनकॉन्शियस माइंड में हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर रहे होते हैं। तो थ्रू NLP हम उस अनकॉन्शियस जो हमारी थॉट है जो हम वहाँ पे रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजिकल डिजीजेज पैदा हो रही हैं और हमारे ब्रेन पे इफेक्ट कर रही हैं। हमारे ब्रेन की जो थॉट प्रोसेसिंग है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, नेगेटिव थॉट्स को लेकर आ रही हैं, पॉजिटिविटी को कम कर रही हैं। तो उनको हम लोग उस टाइम रिस्ट्रक्चर करते हैं और देखते हैं उनके हैंड मूवमेंट के थ्रू कि वो किस जगह पे उसको रख रही हैं। फिर उन हैंड मूवमेंट्स के थ्रू हम NLP के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर स्क्वैश जो है NLP की, हम उसकी तरह करना चाहिए। स्मैश भी एक तरह से है कि हम उसको उसके थ्रू जो है NLP की टेक्निक के थ्रू हम इन चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ADHD जो है वो मैनेजमेंट थेरेपीज जो है, हमारे पास बिहेवियर थेरेपी जो है उसके साथ किया जाता है। और अगर सिर्फ अटेंशन डेफिसिट है तो हम उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
लेकिन अगर दोनों हैं तो ज़्यादा जो स्पोर्टिव थेरेपी जो है, बिहेवियर थेरेपी, वो उसके लिए है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग करनी है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ। उसको आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी डिफ़िकल्टीज हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, उनको रिड्यूस करना है, उसकी पॉजिटिविटी को एनहांस करना है। मैम कोई एक केस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई स्पेसिफिक केस जो आपको लगता है कि ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है, अगर आप वो शेयर करें और उससे वो मतलब अगर कोई फेस कर रहा है ADHD को, या किसी के कोई जानने वाले फेस कर रहे हैं, फ्रेंड्स या कोई पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो वो अगर उससे जान के अगर आप कोई केस शेयर करें तो वो अगर इसको NLP को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा है कि NLP में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी एक फ्रेंड भी कह लें, और वो मेरी स्टूडेंट भी थी, पहले फ्रेंड थी फिर स्टूडेंट बन गई। तो बात यह है कि उसके साथ क्या था कि शी इज़ सो मच टॉकटिव, मल्टीटास्कर, क्योंकि अटेंशन एक जगह पे फोकस नहीं है तो मल्टीटास्किंग तो आती ही है। फिर मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग के साथ हर चीज़ पे एक ही दफ़ा फोकस नहीं हो पाना, बार बार अटेंशन डाइवर्ट हो जाना, कभी एक चीज़ पर कभी दूसरी चीज़ पर, और उसको साथ साथ लेके जाना, फिर डिफिकल्टीज आना, एंजाइटी इनहांस्ड हो जाना। फिर अगर उससे कोई बात कर रहे हैं तो दरमियान में उसको कोई बात याद आ गई है तो इंटरप्ट कर देती थी, ये नहीं कि आपकी एक बात हो रही है, और ये देखते हुए कि चाहे वो फ्रेंड है बट दिस टाइम शी इज स्टूडेंट ऑल्सो, और उसको सा नहीं करना, बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, बिकॉज वो उसको रोक नहीं सकती थी। वो अटेंशन डेफिसिट, मतलब उसको ये नहीं पता कि मैं इस टाइम इस फेज में हूँ और मुझे इसको इस तरह लेकर जाना है। वो कॉन्टिन्यूसली हर जगह पर अवेलेबल अपने आप को शो करने की कोशिश करती थी, एंग्जाइटी लेवल टू मच हाई। तो वहाँ पर उसको हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डाउन करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने भी देखा होगा, जैसे आप जब पढ़ती होंगी या किसी तरह से, कि अगर टीचर, आपको पता लग जाता है कि मोस्टली अगर आम लोगों की बात करें, टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है, वहीं पे उसको बच्चे को आया कि मैं यहाँ से जवाब दूँ या मैं टीचर से क्वेश्चन करूँ, तो वो हैंड रेस करता है, और अगर टीचर ने उसको नहीं देखा तो वो यूँ चला जाता है हाथ, और फिर या यूँ आ जाता है कि समथिंग इज लाइक दैट, कि वो अब करके उसने अब अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर ये बार बार हो रही है और वो बदल रही है, अपनी प्लेस बदल रही है, ये भी एक नॉर्मल है कि बच्चा अपने आप को उस टाइम कंसीडर कर रहा है कैसे मैंने एनवायरनमेंट को डील करना है। लेकिन जो दूसरा अटेंशन डेफिसिट का बच्चा है ना, वो क्या करेगा, वो अब्रप्टली बोलना शुरू कर देगा। वो इस चीज़ को नहीं कर सकता क्योंकि वो अटेंशन नहीं कर सकता। मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वहाँ पर बोलेगा, मैम मेरी एक बात की, हाथ भी खड़ा है और पूछा नहीं, बस बोलना शुरू, नहीं मैम अगर ये यूं यूं यूं, मैम अभी समझा रही हूँ और मैम अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंची, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ स्टार्ट हुई है और उसके बाद वो एंड की तरफ जाएगी, तो वो तो तमीज़ बांधी जा रही होती है। लेकिन बच्चा अपने आप को बिल्कुल भी वहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकता और वो एक जगह से दूसरी जगह पर इफेक्ट करेगा। इसके बाद आप कोई अपना कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को इससे रिलेटेड, लाइक ADHD से रिलेटेड जो लोग फेस कर रहे हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी के जो बच्चे हैं, जो कि माइल्ड हैं और वो क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए सिर्फ मेरा ये है कि नंबर 1 ये कि सबसे पहले वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो हैं उसको हैबिचुअल, मतलब वो अपनी बॉडी में उसके लिए कॉन्टीन्यूसली हैबिचुअल हो जाए उनकी बॉडी, कि जब कभी उनको फील हो रहा हो जैसे वो क्लास में है और उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है इस बात पर कि जब भी वो टीचर उनकी जवाब नहीं दे रहे और या वो खड़े नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस से बैठना है, इधर से उधर टर्न करना है, टीचर नहीं होने दे रहा, टीचर क्वाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे अपनी एंग्जाइटी को जो है वो रोके, अपनी वो जो थॉट्स आ रही हैं उनको वो डाउन करे। तो उसको डाउन करने के लिए एक तो ये है कि पॉजिटिव अफर्मेशन लगातार लगाए कि I can deal with this situation. I'm a very good person. I can deal it. I can sit properly. कोई भी वर्ड्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली उनका विर्द कर ले, जैसे हम कोई तस्बीह का विर्द करते हैं, तो अफर्मेशन में कॉन्टिन्यूसली करेगा तो उसके ब्रेन में ये चीज़ ना फीड हो जाएगी, और जब फीड हो जाएगी तो जब वो सिचुएशन में होगा ऑटोमेटिकली जैसे करने लगेगा उसके मुंह से निकलेगा I can relax, I can do it, I can sit properly। वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अफर्म कर रहा होगा और वो वहाँ पे बैठना शुरू कर देगा। और अगर फिर भी उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और कंट्रोल नहीं हो रही, तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की वजह से उसकी डीप ब्रीदिंग इस तरह से होगी कि वो लंबे लंबे गहरे सांस लेना शुरू कर देगा, उससे उसकी बॉडी काम डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये तो दोनों जो हैं बहुत बेसिकली टेक्निक्स हैं जो उसको करनी चाहिए, किसी भी उसको जो लेमैन है और जिसको अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ, ये उसको फील हो रहा है कि आई एम दिस वन, तो उनको ये लाजमी करनी चाहिए।
मैम कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपने नोटिस की हो हमारी सोसाइटी में, कोई मिथ्स हो, मिसकंसेप्शंस, या वी विल टॉक अबाउट द स्टिग्मा रिलेटेड टू एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप ऑब्वियसली आप भी देख चुकी हैं इतनी फील्ड में, इतना अर्सा आपने टाइम दिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हवाले से यही स्टिग्मा है कि यार तुम पागल हो गए, तुम खुद पागल हो गए और पागलों के डॉक्टर के पास गए तो वो कहाँ पे ठीक होगा। सो मैनी इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन और चीज़ें होती हैं, और बच्चे और दूसरे जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको क्लाइंट्स कहते हैं बेसिकली, तो वो आने से डरते हैं कि कहीं किसी को ये पता न लग जाए कि हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से वहाँ पर जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक न्यूरोटिक होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं। न्यूरोटिक जो होते हैं जिसका आपको पता है और वो आपके फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस लेकर आ रहे हैं, यू वांट टू डील इट। ऐसे ही जैसे हम कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम कौन सा कैरियर जो है ऑप्ट करें, हमारी पर्सनैलिटी आप काइंडली जज करें और ये हमारी विशेष है, एंड देन यू सी विच मैच विच इज सुटेबल फॉर अस। तो इसी तरह से जो न्यूरोटिक जो है वो अपने बारे में जानते होते हैं, उनको कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है, हो सकता है वो चैलेंज उनको अपने पीयर ग्रुप की वजह से आ रहा हो, अपनी फैमिली की वजह से आ रहा हो, सिबलिंग्स की वजह से आ रहा हो, तो उसके हवाले से वो सेशंस ले सकते हैं, एंड दैट इज नॉट लाइक दैट कि उनके ऊपर स्टिग्मा होना चाहिए। तो सोसाइटी को सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो साइकोटिक होते हैं उनको नहीं इंसाइट होती, वो अपने आप को जानते ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमें कोई साइकोलॉजिकल डिजीज है। आप उनसे पूछेंगे आपको कौन हॉस्पिटल लेकर आया था, कोई बीमारी थी? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल सही थी, वो मुझे ना मेरे अब्बू लेकर आ गए या कोई लेकर, उनको नहीं पता। उनको डिल्यूशंस हो सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, मतलब उनको अपनी 5 जो सेंसेस हैं उनकी, उन 5 सेंसेस से हमें कुछ नहीं नजर आ रहा वहाँ पर कोई चीज़, लेकिन वो चीज़ उनको एब्सेंट ऑफ दैट वन थिंग वो फिर भी उनको फील होती है। फिर इसी तरह से डिल्यूशन होता है, उनका एक चीज़ पे बिलीव बन जाता है और वो बिलीव जो है अनशेकेबल है, वो उस बिलीव को चेंज ही नहीं कर पाते। आप जितना मर्जी कह दें कि ये चीज़ ऐसे है, वो कहेंगे नहीं ये चीज़ ऐसे ही है। तो वो जो है वो रियल नहीं अनरियल किस्म के डिल्यूशंस होते हैं और इसी तरह से हैलुसिनेशंस होती हैं, तो वो साइकोटिक होते हैं। उनको आप कहते हैं, उनको तो हम इस बात को नहीं कहते, लेकिन वो लोग हैं जिनको नहीं पता और उनको हमने मैनेज करना होता है और उसके साथ हमें मेडिसिन भी लेनी होती है, और मेडिसिन जो है वो साइकेट्रिस्ट देता है, हम साइकोलॉजिस्ट नहीं देते, हम साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट देते हैं। हमारी थेरेपीज जो हैं वेरी इफेक्टिव एज कम्पेयर टू मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन अगर आप छोड़ दें तो दोबारा वो इफेक्ट आ जाता है, लेकिन जब आप एक चीज़ लर्न कर लें और आपके अंदर चेंज आ जाए वो बिहेवियर, तो उस चेंज बिहेवियर की वजह से ज़्यादा इफेक्टिव एफिकेसी रहती है और इफेक्टिवनेस आपके अंदर ज़्यादा देर तक कायम रहती है। मैम लास्ट में एक्शनेबल टिप्स आप कुछ रिकमेंड करना चाहें जो एक मतलब एक पर्सन खुद भी कर सकता है या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सी ऐसी आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट पनिशमेंट जो है वो कभी भी फैमिली की तरफ से नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा साइकोलॉजिस्ट नोज दैट कि कौन सी उसकी लाइवलीहुड वाली चीज़ है जो वो ले लेनी चाहिए, और उसकी जगह पर अगर वो वाला काम करेगा तो फिर हम उसको देंगे, ठीक है। और वरना क्या है, कंडीशनिंग कर दे वही वाली चीज़ कि आप अगर ये करोगे तो हम आपको देंगे। अब उससे जब वो चीज़ ले ली गई है और लेने के बाद वो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जब वो करेगा तो दे दी जाएगी, जिस इसका आप रीइंफोर्स कर रहे हैं उसे। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है तो मोबाइल ले लिया जाता है, तुम पढ़ोगे तो मोबाइल दिया जाएगा, तो जब वो पढ़ता है तो दिया जाता है। फिर कई जगहों पर हम लोग गिफ्ट करते हैं, वो रिवॉर्ड कहलाता है कि बच्चा अगर फर्स्ट पोजीशन लेगा, जैसे हम एक आमतौर पर बात करें तुम्हें ये चीज़ देंगे, तो इससे छोटे छोटे टास्क बनाएं। छोटे टास्क क्या होंगे कि अच्छा आज तुमने ना 1 मिनट, अगर उसको पहले देखें कि ड्यूरेशन क्या है ADHD का, सबसे मेन चीज कि आया वो कितनी देर तक एक चीज पे फोकस कर सकता है या कितनी देर तक बैठ सकता है, तो वो तो हो गया उसका थ्रेशोल्ड, बेस लाइन हो गई। अब उस बेस लाइन को आपने बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए आप उसको अगर 1 मिनट तक बैठ सकता है या 1 मिनट तक वो एक जगह पे फोकस हो सकता है, उसे कहेंगे आपने इसी जगह पर, ये बुक है, आप टेबल लैंप कर दें और इस बुक को आपने पढ़ना है और आपने 5 मिनट्स तक लेके जाएं या 2 मिनट्स तक लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। अगर आप लेके जाओगे तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगी। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज एनहेंस करते जाएं। अब दूसरों को इतना फर्क अभी महसूस नहीं होगा, आप जानते हैं कि उसका टाइम ड्यूरेशन, इसी तरह से अटेंशन देने का भी और सिटिंग पोस्चर भी आहिस्ता आहिस्ता उसका इंक्रीज होना शुरू होगा। और अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो एट दैट मोमेंट आपने उसकी तरफ अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। यू डोंट पुट अटेंशन ओवर देयर।
वो आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। एक तो वैसे भी चीज़ है, सेकंड Yeah. वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उस टाइम उनको अटेंशन नहीं देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो रिवॉर्ड है, मतलब आप रिवॉर्ड की तरफ उनको जाएं और उसके अलावा उनको छोटे छोटे टास्क करवाएं और उस छोटे छोटे टास्क पर उनको प्रेज करें और वो एक लिस्ट बनाएं और लिखें कि इसने आज ये टास्क परफॉर्म किया और ये परफॉर्म करने के बाद इसने इतना परफॉर्म किया, इतना हद तक वो आगे चला गया, इसके बाद स्टार्स भी दे दें। वो डायरी बच्चे के पास भी होनी चाहिए और अगर नहीं तो आपके पास होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली हैप्पीनेस, या आप इसे ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट, यानी कि ये उसकी अचीवमेंट है। छोटी छोटी अचीवमेंट को आप हैप्पीनेस को उसके साथ शेयर करें, ऑटोमेटिकली उसको भी लगेगा आई एम वैल्यूएबल और उसके अंदर ये चीज़ें एनहांस होना शुरू होंगी, उसके अंदर मोटिवेशन लेवल हाई होगा। तो असल में तो आपने मोटिवेट करना है ना उसको।